गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पांडे CIS कंपटीशन कोचिंग जौनपुर से आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। ये तो आपको पता है, मेरा नाम भी आपको अब पता ही चल गया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रही थी, पिछले वीडियो में वर्णमाला मैंने पढ़ाया था, इस वीडियो में भी वही वर्णमाला मैं आपको कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। मैं व्यंजन पढ़ा रही थी, व्यंजन के मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी और व्यंजन की पार्ट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है और तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है। पहले को मैंने पूरी तरीके से पिछले वीडियो में डिफाइन कर दिया था, तो उसके आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन, आइए देखते हैं क्या होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है भाई? तो ऊष्म व्यंजन ये ऐसा व्यंजन होता है जिन वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं। अब आता है हमारा दूसरा नंबर, अंतस्थ व्यंजन। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इस अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताऊंगी, व्यंजन के दूसरे पार्ट के बारे में बताऊंगी। क्या है इसकी परिभाषा? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श किया जाए वही क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। और स्पर्शी व्यंजन का क्या बताया था मैंने? वहाँ मैंने ये बताया था व्यंजन का पहला प्रकार स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब व्यंजन वर्णों या जिन भी वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाता है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ मैं बात कह रही हूँ अंतस्थ व्यंजन की। यहाँ क्या परिभाषा होगी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श किया जाता है वो कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो डिफिनेशन आप हमारे साथ लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श किया जाए आंशिक रूप से स्पर्श किया जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं भाई? याद रखिएगा, ये हैं या, रा, ला और वा। ठीक, कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा। आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनता है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको दे देगा ऑप्शन में अ, आपको दे देगा ब, आपको दे देगा य, आपको दे देगा स। तो अगर आपको यह अलावा कंफर्म रहेगा तभी आप आंसर ये दे पाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श किया जाए वो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा निम्न में अंतस्थ व्यंजन है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फाई करूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन की बात अभी मैंने आपसे की। होते क्या हैं? य, र, ल और व। मैंने अभी आपसे पिछले वीडियो में अर्धस्वर की बात की थी। अर्धस्वर क्या होते हैं? य और व। क्या होते हैं अर्धस्वर? अर्धस्वर होते हैं य और व। ठीक है, क्या होते हैं अर्धस्वर? य और व। मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे पूछे कि निम्न में अर्धस्वर कौन है तो आपको ये पता है। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है, इसीलिए क्या होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज यहाँ मैं आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है, अंतस्थ, वहीं पे नोट करके लिखिए, अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम। अंतस्थ यहाँ नोट करके लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल अगर क्रम की ही बात की जाए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, नॉर्मल वे में आपको यार अलावा ही याद किया करना है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम, इसीलिए सही क्रम पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको आंसर देना है या, व, र और ल। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि या और व यहाँ क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि या और व क्या है? अर्धस्वर है, इसलिए ये साथ साथ है। ठीक है, क्रम की बात को एकदम नोट कर लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, दिमाग में सब कुछ क्लियर करिए कि क्या बात है, मैंने क्यों कहा है। नॉर्मल वे में यारा लावा ही याद करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतस्थ व्यंजन क्या है तो यारा लावा है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है तो 4 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है, तब या व र ला देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर क्रम की बात की जाएगी तभी या व र ला देना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि या व और व को क्यों यहाँ साथ रखा गया है, तो ये क्या है भाई? अर्धस्वर हैं, इसलिए साथ साथ रखा गया है क्रम में। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो या और व क्या है? या और व अर्धस्वर है, या व र ला अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम है। जब क्रम पूछा जाए पेपर में तभी ऐसा क्वेश्चन, अभी आपको ये आंसर देना है, नॉर्मली आपको आंसर यही देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन में। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। अब व्यंजन के तीसरे पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तीसरा पार्ट है ऊष्म व्यंजन। तीसरा पार्ट है ऊष्म व्यंजन। इस समय आपके फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, आप घर पे रह के खूब अच्छे ढंग से हमारे साथ हमें सपोर्ट करके आप तैयारी कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करिए। आपको जो अचीव करना है उसको अचीव करिए, बट आपका लेबर आपके लिए ज़रूर काम देगा। ठीक है, आपका हार्डवर्क ही आपको सबसे बेस्ट यूज़ होगा, लेकिन हम आपका बस सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऊष्म व्यंजन क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी वर्गीय व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन के बारे में बता दिया है वर्णमाला में। ठीक है, अब हमारा है ऊष्म व्यंजन। मैंने आपको ये बताना है मुझे कि ऊष्म व्यंजन क्या होती है। मतलब कुछ बात तो ऊष्मा से रिलेटेड है, मुंह से ऊष्मा, एनर्जी लॉस की बात है। ठीक है, तो कहने का मेरा बस मतलब इतना ही है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकले, घर्षण मतलब अगर कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से गर्म वायु बाहर निकले, ये भी हो। और उसके बाद अगला आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये भी है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु घर्षण के साथ बाहर निकले, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो डेफिनेशन लिखिए,
जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु मुख से घर्षण के साथ बाहर निकले, घर्षण के साथ बाहर निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं श मतलब बड़ा श, हटकोड़ वाला स और ह। इसको मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सीक्वेंस का आपको क्लियर कर रखना है। अगर इस सीक्वेंस में गड़बड़ी हुई तो आपको वर्ड वाला में बहुत गड़बड़ी होगी, इसलिए बड़ा श पहले, फिर खटकोड़ वाला, फिर छोटा सा। याद रखिएगा, इस सीक्वेंस को आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ना है, क्लियर तरीके से रखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु मुख से घर्षण के साथ बाहर निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? 4 हैं, श, ख, श, ह। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें से एक ऑप्शन देगा और 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, तो आपको उसमें ऊष्म व्यंजन पूछना है। तो ऊष्म व्यंजन इसमें से आई थिंक अब आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे पता है कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैंने आपको अब व्यंजन और स्वर के बारे में बता दिया, व्यंजन के तीनों प्रकार के बारे में बता दिया। एक प्रमुख व्यंजन का प्रकार है, लेकिन वो प्रकार में नहीं आता, वो अलग है, संयुक्त व्यंजन जिसका नाम है। क्या नाम है भाई? संयुक्त व्यंजन। इसको व्यंजन के प्रकारों में अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक। संयुक्त व्यंजन या जिसको हम कहेंगे संयुक्ताक्षर, ठीक। क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं बताइए हमें, जल्दी कमेंट करिए। देखिए, 2 अलग अलग उच्चारण स्थान के वर्णों के योग से जब एक नया वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मैंने आपको संयुक्त स्वर के बारे में बताया होगा कि जुड़ा हुआ, तो वहाँ स्वर था, रिमाइंड करिए, वहाँ स्वर था, 2 अलग अलग स्वर थे। यहाँ पर 2 अलग अलग उच्चारण स्थान के व्यंजन या वर्ण कह सकते हैं, जब संयुक्त होंगे, मिलेंगे, तो क्या बनेगा? एक नया व्यंजन बनेगा। उसको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? लिखिए, 2 अलग अलग उच्चारण स्थान के, मैं अपनी लाइटिंग को बड़ा बड़ा क्यों, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्णों के मेल से जब एक नए वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण का निर्माण होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्लीज नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए। देखिए कौन कौन से हैं भाई, नोट करिए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। क्या डिफिनेशन है? 2 अलग अलग स्थान के उच्चारण स्थान वर्णों के मेल से जब एक नए वर्ण का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
क्षत्रज्ञ और श्र। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि धीरे पढ़िए लेकिन एक बार फिक्स पढ़िए, बार बार उस चीज़ों को बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़ो। जो भी पढ़ो फिक्स पढ़ो, ड्यूरेबल पढ़ो, हमेशा के लिए याद रहे। एक ही बार पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सीधे ही पढ़िए, नॉर्मल धीरे धीरे पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्णों के मेल से जब एक नए वर्ण का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्षत्रज्ञ और श्र। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। डिफिनेशन में क्या है कि अलग अलग उच्चारण स्थान। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वर्तनी दी थी, उसकी शुद्धि पूछी थी, तो उस वर्तनी का शुद्ध शब्द है पक्षीगण। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। ये है राइट आंसर, पक्षीगण। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे, इसका आंसर बता रही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग को आ रहा है, अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। तो पक्षीगण इसका राइट आंसर था जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। संख्या कितनी है संयुक्त व्यंजन की, यहाँ आते हैं तो 4 है। अब आपसे पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। अब आपसे पूछता है कि क्षत्रज्ञ और श्र की बनावट क्या है। तो देखिएगा, छ पहला वर्ड हमारा यही है। मैंने कहा दो अलग अलग उच्चारण स्थान के वर्णों के योग से जब एक नए वर्ण का निर्माण होता है तो वो संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो क प्लस स इसी के योग से होगा। याद रखिएगा, क पर क्या होगा, हलंत होगा। इसका उच्चारण स्थान कुछ और है, इसका उच्चारण स्थान कुछ और है। इन दोनों का मेल हुआ तो ये बने, हुआ कि नहीं, एकदम फॉलो किया ना अपनी परिभाषा को। तो दो इनकी पूछा जाएगा आपसे, इसकी बनावट पूछी जाएगी। तो अगर आपसे ऑप्शन में बोल दिया कि एक ऑप्शन क है, एक ऑप्शन क प्लस स है, एक ऑप्शन क प्लस स है, एक ऑप्शन क प्लस स है और एक ऑप्शन क प्लस स है, तो आपको अगर इनकी बनावट याद रहेगी तभी आप क्लियर कट आंसर दे सकते हैं। याद रखिएगा, केवल पहले वाले में ही हलंत लगाना है, ठीक। केवल पहले वाले में क प्लस खटकोड़ वाला स, ये आपका राइट आंसर होगा कि छ किस प्रकार बना है, तो इस प्रकार बना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ठीक है। क प्लस छ, श खटकोड़ वाला, ठीक। त्र कैसे बना है, त प्लस र। आपको बस इतना याद रखना है, त प्लस र से त्र बनेगा, लेकिन हलंत किस पे देना है, हलंत केवल शुरुआत के पहले वाले वर्ड पे, सब पे यही देना है। क्षत्रज्ञ, ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस इया, ज पे हलंत लगा रहेगा, ठीक है। सब पे पहले वाले पे हलंत रहेगा। और आया श्र, बड़ा श प्लस र, ठीक। यहाँ भी हलंत रहेगा। आपको बस ध्यान देना है कि इस पे हलंत है, इस पे हलंत है, मतलब सबके पहले वाले पे ही हलंत है। हलंत पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक ऑप्शन बिना हलंत का दे देगा, एक ऑप्शन हलंत लगा के देगा। तो आपको क्लियर रहना है कि मेरा ऑप्शन क्या सही है। आपको सब पहले वाले वर्डों पे, जस्ट एकदम नॉर्मल सी ट्रिक है कि जो भी पहले वाले वर्ड है उसी पे हलंत लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा छ की बनावट तो क प्लस श, अगर आपसे त्र की बनावट तो त प्लस र, य की बनावट ज प्लस इया और श्र की बनावट श प्लस र। पहले वाले वर्ड पर ही आपको हलंत लगाना है, इसको याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नई चीज़ें आ गई वर्णमाला में। अगर मैं आपसे पूछूं पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, कुछ अलग वर्णों से संबंधित कुछ तथ्य, नॉर्मल सी बातें याद करिए। एक हेडिंग डालिए, वर्णों से संबंधित कुछ तथ्य, ठीक। ये हेडिंग डालिए, इसमें पहला वर्ड लिखिए पार्श्विक वर्ण क्या होता है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है,
वर्णों से संबंधित कुछ तथ्य में पार्श्विक वर्ण आता है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है? मैं आपसे बार बार की, पार्श्व मतलब होता है बगल, पार्श्व मतलब होता है साइड, जिसको इंग्लिश में बगल या साइड कहते हैं, हिंदी में बगल कहते हैं और इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, जैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने पर वायु जिह्वा के बगल से, जिह्वा मतलब आपकी जीभ, टंग, ठीक है, तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर वायु जिह्वा के बगल से निकले वही क्या होता है? पार्श्विक वर्ण होता है। तो प्लीज आप नोट डाउन करिए कि ऐसा वर्ण जिस पर उच्चारण करने पर वायु जिह्वा के बगल से निकले उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु जिह्वा के बगल से निकले वो क्या होते हैं? पार्श्विक वर्ण होते हैं। किसी कौन सा होता है? ल होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। निम्न में से पार्श्विक वर्ण है, ठीक। पहला ऑप्शन ल दे देगा, दूसरा ऑप्शन व दे देगा, तीसरा ऑप्शन श दे देगा, ये र दे देगा। आपको पता रहेगा तभी तो आप बता सकेंगे। आप ल का जरा उच्चारण करिए, प्रोनाउंसिएशन करिए, ल ल। आप देखिए आपकी जीभ जरा सा साइड होगी और आप इसका उच्चारण कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से आप उच्चारण करेंगे वही उसी प्रकार से उसका नामकरण किया गया है। तो ल, ल क्या है? पार्श्विक वर्ण है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट आंसर आपका ल होगा। तो प्लीज आपको समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ कमेंट करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा नोट करिए, प्रकंपित वर्ण, ठीक। प्रकंपित वर्ण दूसरा है जब जिन व्यंजन वर्णों या जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कंपन हो, मतलब आपकी जिह्वा में कंपन हो। कंपन मतलब वाइब्रेशन, मोबाइल आपकी वाइब्रेट करती है, उसी प्रकार से आपकी जीभ में कंपन हो, वही क्या होता है? प्रकंपित वर्ण होता है। मतलब वर्णों का उच्चारण या जिस वर्ण का उच्चारण करने पर जिह्वा में कंपन हो वहाँ पर प्रकंपित वर्ण होता है या उसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। जैसे कि र, आप एक बार र बोल के देखिए, र, आपकी जीभ में कुछ कंपन आया, आप जरा अपने से सपोज करके देखिएगा, र बोलिए और उस पे आपकी जीभ में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट करेगी, वही क्या है? र है। प्रकंपन कहा जाता है। कंपन मतलब हिल जाना, पूरी तरीके से कांप जाना, तो वही होता है प्रकंपित वर्ण। आप उच्चारण करेंगे आपको दिखेगा कि प्रकंपित क्या है, ठीक है। तो मैंने आपकी डिफिनेशन इसकी बता दी कि जिस वर्ण का उच्चारण करने पर जिह्वा में कंपन हो वही क्या है? प्रकंपित वर्ण है भाई, र है। उच्चारण करने पर कंपन हो, कंपन से उच्चारित वर्ण कहाँ क्या कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपन से उच्चारित वर्ण कौन सा है तो र है। जिस प्रकार से पूछे उस तरीके से आप बताने के लिए पूरी तरीके से एकदम वेल मेंटेन रहिए। आंसर आपके हाथ में है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, एक आता है क्वेश्चन, अगला है तीसरा करके नोट करिएगा, तीसरे का पहला पॉइंट, ठीक। एक आता है, पूछा जाता है संघर्षी वर्ण क्या है, ठीक। इसी में दूसरा आता है ऊष्म संघर्षी, और एक तीसरा आता है स्पर्श संघर्षी। क्या आता है? स्पर्श संघर्षी, ठीक। ऊष्म संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। संघर्षी मतलब घर्षण से बोला जाएगा, ऊष्म संघर्षी अभी मैंने आपको बताया है ऊष्म व्यंजन के बारे में, याद है ना? रिमाइंड करिए। ऊष्म संघर्षी में आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, छोटा सा केवल डिफरेंस है।
संघर्षी में बड़ा श खटकोड़ वाला और दंती सा आते हैं, ठीक है। लेकिन उष्म जब लग जाता है, इसी संघर्षी में अगर उष्म लग जाता है तो क्या होता है, अगर इसी संघर्षी वर्ण में अगर उष्म लग जाता है तो ये उष्म व्यंजन की तरह भांति, मतलब व्यंजन जो घर्षण से उच्चारित हो, ऐसा वर्ण जो घर्षण से उच्चारित हो तो क्या हो जाएगा, श। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, हा हो जाएगा। ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ये और ये अंतर है संघर्षी और उष्म संघर्षी में। बहुत छोटी सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो हर जगह नहीं मिलेगी, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। स्पर्श संघर्षी, अभी मैंने व्यंजन का पहला प्रकार आपको बताया था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, वही नाम यहाँ लिया गया है। किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करके पढ़िए, कनेक्ट करके पढ़ने से आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कनेक्ट करके पढ़िए, क्या इसका उससे कुछ मिल रहा है, तो बड़े ही अच्छे ढंग से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। मैंने व्यंजन के पहले प्रकार में आपको बताया था कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय तो नहीं लिखा है लेकिन स्पर्श की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये रिलेटेड किससे है, उसी व्यंजन से है। वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग थे, तो मतलब पांचों वर्गों में कुछ तो इसमें रिलेटेड होगा ही। तो स्पर्श या वर्गीय स्पर्श संघर्षी व्यंजन मतलब उस वर्गों में कौन सा ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा घर्षण से बोला जाता है, सबसे ज़्यादा घर्षण उस वर्ग को बोलने में या उसके उच्चारण में लगता है, तो कौन सा है, देखिए चा, ज और झ, ठीक है। क्या है, स्पर्श संघर्षी वर्ण च, छ, ज और ज, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी वर्ण है, याद रखिएगा। आप क ख ग घ बोलिए, उच्चारण स्थान को इतना टच नहीं किया आपने, आप ट ठ ड ढ बोलिए, त थ द द बोलिए, प फ व बोलिए, लेकिन जरा आप च, छ, ज, झ आप अपने मुंह में देखिए कि आपकी जो जिह्वा है वो पूरी तरीके से घर्षण के द्वारा ये वर्ण बाहर निकल रहे हैं। तो स्पर्श संघर्षी मतलब वर्गों में ही एक ऐसा वर्ग जो सबसे ज़्यादा घर्षण से बोला जाता है, वो ये है, ठीक है। ये बात समझ में आई मेरी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें भी कमेंट करिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है। संघर्षी वर्ण श ख श, उष्म संघर्षी वर्ण श ख श ह, और स्पर्श संघर्षी वर्ण है च छ ज झ, ठीक है। आगे चलिए, इसका चौथा पॉइंट डालिए, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व वर्ण डालिए, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, द्वित्व वर्ण। अगला पॉइंट है वर्णों से संबंधित कुछ तथ्य में चौथा पॉइंट है द्वित्व वर्ण, ठीक है। द्वित्व वर्ण क्या होता है, जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई आधा वर्ण आए वही द्वित्व वर्ण होता है, लेकिन अंतिम वाले जो वर्ण है उसी का आधा बीच में आना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ द्वित्व वर्ण क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं, दो वर्णों के बीच में जब एक आधा वर्ण आता है वही क्या होता है, द्वित्व वर्ण। लेकिन उसको द्वित्व क्यों नाम दिया गया, क्योंकि अंतिम वाला जो वर्ण है वही अपना आधा बीच में रखता है। जैसे मैं आपसे एक तरह का एग्जाम्पल लूँ, पक्का, मैंने क्या बोला, अंतिम वर्ण का आधा ही बीच में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द बनते हैं द्वित्व वर्ण, याद रखिएगा। जैसे पक्का, मैं अगर आपसे कहूं दिल्ली, ठीक है, तो देखिए ला का ही आधा ला मैं बीच में ले रही हूं। ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ण ही द्वित्व वर्ण कहे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से द्वित्व वर्ण है, द्वित्व वर्ण है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ पे लिख देगा इलाहाबाद,
यहाँ पे लिख देगा लखनऊ, यहाँ पे लिख देगा आम, यहाँ पे लिख देगा दिल्ली। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, और कोई भी शब्द हो जिसका तीसरे ये जो वर्ण है ये अपना आधा अगर यहाँ रखेगा तो याद रखिएगा वो द्वित्व वर्ण की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर दिल्ली है, लेकिन आप पक्का कह सकते हैं, आप कच्चा कह सकते हैं, आप रस्सी कह सकते हैं। सब अपना ये अंतिम वर्ण अपना आधा बीच में रखेगा, वहाँ पर द्वित्व वर्ण होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।